नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है बगावत। आज गरिमा अपने रूम में बैठी अकेले ही मुंह चला रही थी। इतना काम करो इस घर में, फिर भी मेरा तो नाम ही नहीं होता। जब देखो बड़ी भाभी का ही नाम होता है। वह इतना काम करती है, वह सारे घर की जिम्मेदारी उठाती है। सारे लोग उनका ही गुणगान गाए रहते हैं। पता नहीं मेरे माता पिता ने भी जाने क्या सोचकर इस घर में मेरी शादी कर दी। तभी गरिमा के फोन की घंटी बजती है। वह जैसे ही बगल में रखे फोन को देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह फोन किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का था। वह झट से फोन को उठाती है और बोलती है, हेलो माँ, कैसी हो? उधर से आवाज आती है, मैं तो बेटी ठीक हूँ। पहले तुम यह बताओ कि तुम आज क्या कर रही हो? तो गरिमा बोलती है, कुछ नहीं माँ, मैं अभी रूम में बैठी हूँ। अरे बेटी, तेरे भाई की शादी है और तेरी बड़ी बहन भी आ गई है। वह बार बार तो यहाँ नहीं आएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम और तुम्हारी बड़ी बहन और मैं मिलकर बाजार से तेरे भाई की शादी की शॉपिंग कराऊं। ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ। मैं भी यहाँ बैठी बैठी बोर हो रही थी। पता नहीं कितना भी काम कर लो यहाँ पर, लेकिन कोई भी मुझसे खुश नहीं रहता। तो उसकी माँ बोलती है, अरे बेटी तू चिंता ना कर, तू बस जल्दी से यहाँ आ, हम सब शॉपिंग करने चलेंगे तो तेरा मूड ठीक हो जाएगा। गरिमा अपनी माँ से बोलती है, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। इतना बोलकर फोन रख देती है और झट से तैयार होने लगती है। और तैयार होकर जैसे ही वह अपने कमरे से निकलती है तो उसकी नज़र अपनी सासू माँ पर पड़ती है। पहले तो वह उनको देखकर मुंह बना लेती है, फिर सोचती है कि अगर सासू माँ को बताकर नहीं गई तो फालतू का बात का बतंगड़ बन जाएगा। और ऐसा सोचकर अपनी सासू माँ के पास जाती है और अपनी सासू माँ से बोलती है, सासू माँ, मैं मैके जा रही हूँ। भाई की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है। एक काली और लाल बॉर्डर वाली खूबसूरत सी साड़ी पहने गरिमा अपने कमरे से बाहर आई और अपनी सासू माँ से बोली, तो सुनीता जी ने कहा, लेकिन बहू, कल ही तो तुम 3 दिन बाद अपने मैके से वापस लौटी हो और आज फिर से तुम अपने मैके जा रही हो। हाँ माँ जी, वह क्या है ना कि आज मेरी बड़ी बहन मैके में आई हैं। अब वह तो बार बार दूसरे शहर से यहाँ नहीं आ सकती ना, इसलिए मेरी मम्मी ने आज ही खरीदारी करने का प्लान बना लिया है। वह तो ठीक है बहू, लेकिन अपने ससुराल के प्रति भी तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। और तुम जानती हो मैं गठिया के रोग से पीड़ित हूँ। घुटने भी पूरी तरह से मेरे जवाब दे चुके हैं। बड़ी मुश्किल से ही मैं चल फिर पाती हूँ। फिर सुनीता जी आगे बोलती हैं, बेटा तुम ही सोचो, ऐसे मैं घर का सारा काम कैसे कर सकती हूँ? अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर गरिमा बोलती है, हाँ तो माँ जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है? भाभी है ना, वह कर लेंगी रसोई का काम। इतनी बात सुनते ही सुनीता जी की बड़ी बहू रागनी रसोई घर से बाहर निकलती है और गुस्से से बोलती है, क्यों, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो दिन भर काम करती रहूं? और तुम जब चाहो अपना बैग उठाकर मैके चलती बनो। चुपचाप अपना बैग रखो और मेरे साथ घर का काम करवाओ। रागनी की यह बात सुनकर गरिमा बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी कोई काम नहीं करने वाली। मेरी मम्मी ने बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन बहू, रागनी बहू की भी बात सही है। जैसे वह इस घर की बहू है, वैसे तुम भी इस घर की बहू हो। तो फिर वह अकेले क्यों दिन भर चूल्हा चौका करती रहे? सुनीता जी की बात सुनकर गरिमा बोलती है, अरे माँ जी, एक दिन भाभी काम कर लेंगी तो कोई उन पर पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अपनी देवरानी की इतनी बात सुनकर रागनी गुस्सा करते हुए बोलती है, एक दिन की बात नहीं, तुम्हारा हर रोज का काम है। काम से बचने के लिए तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो।
अच्छा, तो इस बात की परेशानी है। अगर मैं अपने मैके चली जाती हूँ तो आपको जलन होती है। अब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं तो जरूर जाऊंगी, लेकिन गर्मा बहू घर के काम में तो तुम्हें भी साथ देना होगा, सुनीता जी बोली। तो गरिमा चिल्लाने लगी, सारा काम तो करती हूँ घर का, और क्या जान दे दूं अपनी। गरिमा की बात सुनकर बड़ी बहू रागनी बोलती है, तो ठीक है माँ जी, अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अकेले घर का काम नहीं करूंगी। ऐसा कहते हुए रागनी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ठीक है मत करो, लेकिन मैं तो अपने मायके जरूर जाऊंगी, कहते हुए गरिमा घर से बाहर निकल जाती है। सुनीता जी और उनके पति राजेश जी के दो बेटे थे, गौरव और सौरभ। बड़े बेटे गौरव की पत्नी रागनी और छोटे बेटे सौरभ की पत्नी गरिमा थी। गौरव तो अपने पिताजी के किराने की दुकान संभालता था, जबकि सौरभ की दुकान पर बैठने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक बीमा एजेंट था, लेकिन उससे उसकी कोई खास कमाई नहीं होती थी, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए उसकी कोशिश जारी थी। थोड़ी देर में सुनीता जी के पति राजेश जी घर के अंदर आए और कुर्सी पर बैठते हुए बोलते हैं, सुनीता आज तो बहुत थकावट हो गई है। तो सुनीता जी बोलती हैं, क्यों जी, क्या सौरभ आज दुकान पर नहीं गया क्या? नहीं सुनीता, कहता है दुकान पर काम करना उसे पसंद नहीं है, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए पेपर देने जाना है। अब कौन समझाएगा इस लड़के को कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और फिर दुकान पर गौरव को भी उसकी जरूरत है। हे भगवान, इधर छोटे बेटे ने दुकान पर काम ना करने की जिद ठान रखी है, तो उधर छोटी बहू जो घर का कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा सुनीता, बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे, राजेश जी ने कहा। तो सुनीता जी खुद ही उठकर रसोई घर में जाने लगी। घुटनों में दर्द के कारण उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। अरे भगवान, बहू कहाँ है? उसे कह दो खाना लगाने के लिए। अजी किसी ने खाना बनाया ही कहाँ है? आपकी छोटी बहू जो हर रोज की तरह तैयार होकर मैके चली जाती है, अब उसकी देखा देखी बड़ी बहू ने भी काम करने से साफ मना कर दिया है। यह सुनकर राजेश जी ने अपनी बड़ी बहू रागनी को आवाज दी। रागनी बाहर आई तो राजेश जी बोले, बहू आखिर यह क्या चल रहा है? तुमने खाना बनाने से इनकार क्यों कर दिया? छोटी बहू तो नासमझ है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम करना चाहिए था। तो आप ही बताइए बाबूजी, यह सब कितने दिनों तक चलेगा? सारा दिन मैं ही क्यों रसोई घर में पिसती रहूं? आपकी छोटी बहू के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और तो और वहां दुकान पर भी दिन भर मेरे पति काम करते हैं और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्या देवर जी का कोई फर्ज नहीं बनता कि घर के खर्चों में वह सहयोग करें? हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरों की तरह काम में जुटे रहें? बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, मैं इस बारे में उन दोनों से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो खाना पकाओ, मुझे भी भूख लगी है, और दुकान पर गौरव के लिए भी टिफिन लेकर जाना है, राजेश जी ने कहा। तो रागनी कठोर शब्दों में बोली, तो ठीक है, मैं भी तभी काम करूंगी जब इस समस्या का कोई हल निकलेगा। उससे पहले तो मैं किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने वाली। इतना कहते हुए वह अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी बहू के यह तेवर देखकर राजेश जी और सुनीता जी हैरान रह गए। सुनीता जी ने बड़ी मुश्किल से सबके लिए खाना बनाया, परंतु अब राजेश जी को चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम होने तक उनके छोटे बेटे बहू सौरभ और गरिमा भी घर पहुंच चुके थे, और बड़ा बेटा गौरव भी दुकान से लौट आया। जी पिताजी, बुलाया आपने? दोनों बेटे अपने पिता के पास बैठते हुए बोले। तो राजेश जी ने कहा, बेटा सौरभ, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्या मतलब पिताजी? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा बड़ा भाई आखिर कब तक घर का खर्च चलाएगा? मैं सोच रहा हूँ कि अब बंटवारा कर देना ही ठीक होगा, ताकि रोज रोज की लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। तभी गौरव बोला, लेकिन पिताजी मुझे नहीं लगता कि बंटवारा करने से
समस्या का हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है अगर घर के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझें और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पास बैठी सुनीता जी बोली, अरे बेटा, अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते तो कोई परेशानी ही नहीं थी। लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। और फिर तो भी अब कब तक अपने छोटे भाई के परिवार को पालेगा। इतनी बात सुनते ही वही पास में खड़ी उनकी छोटी बहू गरिमा बोली, क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कर ही दो घर का बंटवारा, रोज रोज के कलेश से छुटकारा तो मिलेगा। गरिमा की यह बात सुनकर तभी उनकी बड़ी बहू रागिनी गुस्से में बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुम तो यही सोचकर घर का बंटवारा करने को तैयार हो कि तुम्हें माँ बाबूजी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और उनका सारा बोझ मैं ही उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि अब मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। बहुत दिन कर लिया। तो छोटी बहू तपाक से जवाब देती है, मैंने भी ठेका नहीं लेकर रखा है इन लोगों का। देवरानी जेठानी में बहस छिड़ गई। तभी गौरव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, रागनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को बोझ कहने की? तो सौरभ ने कहा, भाई, माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। तभी गरिमा उसके पीछे पीछे पैर पटकते हुए आई और गुस्से से बोली, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं आपके माँ बाबूजी को अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगी। देखो गरिमा, वह मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो अब क्या मैं उन्हें बुढ़ापे में यूं ही छोड़ दूंगा? वह सब मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बाकी इस घर में कोई रहे ना रहे, कोई मरे या जिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। गरिमा, तुम अपनी हद पार कर रही हो, अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी। मेरी बात तुम्हें माननी ही होगी। अपने पति की यह बात सुनकर तभी गरिमा बोलती है, मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे माँ पिताजी के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। इतनी बात सुनते ही सौरभ ने गरिमा के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद कर दिया। गाल पर पड़े तमाचे से गरिमा हैरान रह गई और फिर आग उगलती हुई नजरों से अपने पति की ओर देखते हुए बोली, अपने माता पिता के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम्हें देख लूंगी। करीब 2 घंटे बाद गरिमा अपने मैके पहुंच गई। माँ बाबूजी रोते हुए आवाज लगाई तो उसके माता पिता कमरे से बाहर निकलकर आए। देखा तो आंगन में खड़ी उनकी बेटी रो रही थी। अरे गरिमा बेटी, तू इस वक्त यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी माँ ने पूछा तो गरिमा बोली, माँ, ये आपने मेरा रिश्ता कैसे घर में कर दिया? लेकिन बेटी, हुआ क्या, बता तो? गरिमा के पिता ने पूछा। क्या बताऊं पिताजी, सारा दिन उस घर में काम करके मैं अपनी हड्डियां गला रही हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे आए दिन बातें सुनाते रहते हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ते ताना कसने का। और तो और मेरा पति कहता है कि अगर इस घर में रहना है तो सारा दिन सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। इतना सुनकर उसकी माँ बोली, क्या मेरी बेटी को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है उन लोगों ने? फिर रोते हुए गरिमा बोली, अब आप ही बताओ, मैं दिन भर घर का काम करूं या अपने सास ससुर के पांव दबाऊं? जब मैंने काम करने से मना किया तो आपके दामाद ने मेरे साथ मारपीट की और धक्का देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बात सुनकर गरिमा के माता पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी उसके पिता बोले, क्या उनकी इतनी हिम्मत जो उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची के साथ ऐसी हरकत की? तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, उनकी हिम्मत तो तुमने ही बढ़ाई है। तूने हमेशा उनके जुल्म सहन किए और कभी उनके आगे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। तो गरिमा ने कहा, लेकिन माँ, सहन ना करती तो और क्या करती? मैं तो यही सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। लेकिन तो गरिमा की माँ ने कहा, शादी से पहले वह लोग कहते थे
कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे, और आज वही लोग मारपीट पर उतर आए। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, बहुत दुख तकलीफ झेल लिए तूने, अब तू अपने माँ पिताजी के घर पर है। अब तू आराम से रह, हम लोग उन लोगों को देख लेंगे। इधर गरिमा के घर छोड़कर जाने की बात जैसे ही घर वालों को पता चलती है तो सब परेशान हो जाते हैं। फिर गौरव अपने छोटे भाई सौरभ से बोलता है, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? तो मैं और क्या करता भैया, उसने तो साफ साफ कह दिया कि वह मेरे माँ पिताजी के साथ हरगिज नहीं रहेगी। और वह आगे बोलता है, उसकी बदतमीजियां मैं आज तक बर्दाश्त करता आया था, कभी उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उसने माँ पिताजी के बारे में जो कुछ भी कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। यह सुनकर राजेश जी बोले, यह तुमने ठीक नहीं किया बेटा, अब जाओ और गरिमा को मनाकर वापस घर ले आओ। नहीं बाबूजी, मैं उसे मनाने हरगिज नहीं जाऊंगा, वह यहाँ वापस आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर सौरभ वहां से चला गया, परंतु राजेश जी अपने बेटे का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए हार कर उन्होंने ही वहां जाने का फैसला किया। जब अगले दिन वह गरिमा के मायके पहुंचे तो उन्हें सामने देखकर गरिमा के पिता की आंखें ही चढ़ गईं। राजेश जी ने अपने बेटे के व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी तो गरिमा के पिता ऊंची आवाज में बोले, अच्छा, पहले तो हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए और अब यहाँ माफी मांगने चले। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को उस नर्क में वापस भेज देंगे? जिस मुंह से आए हैं उसी मुंह से अभी के अभी वापस चले जाइए। ऐसा मत कीजिए समधी जी, जात बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? राजेश जी ने कहा तो गरिमा की माँ बोली, इस बारे में तो आपको पहले सोचना चाहिए था, जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था, उसके साथ मारपीट की थी। अच्छा बहन जी, गरिमा ने आपको यह तो बता दिया कि सौरभ ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। कसूर तो आपकी बेटी का भी कम नहीं था। यह बात सुनकर गरिमा मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देख लीजिए पिताजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी यह लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे। अब तक तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, अगर बस चले तो मुझे जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए भाई साहब, अब हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते, आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए, अब तो आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। फिर राजेश जी हाथ जोड़ते हुए बोले, एक बार फिर सोच लीजिए भाई साहब, बेटी की गलतियों से आंखें मूंद कर इतना बड़ा फैसला लेना ठीक बात नहीं है। आपके हाथों में दो घरों की बागडोर है, आपका एक फैसले से दोनों घर उजड़ भी सकते हैं और बस भी सकते हैं। तो गरिमा की माँ बोली, आप लोग अपनी चिंता कीजिए, अपनी बेटी का घर तो हम फिर बसा लेंगे, और हाँ, हमारी बेटी के साथ आपने जो मारपीट की है ना, उसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। अब चलते बनिए यहाँ से। अपना सा मुंह लेकर राजेश जी वापस घर लौट आए तो सुनीता जी बोलती हैं, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ लेकर नहीं आए क्या? नहीं सुनीता, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। मैंने तो उनके आगे हाथ भी जोड़े, माफी भी मांगी, लेकिन ना तो गरिमा वापस आने को तैयार है और ना ही उसके माँ बाप उसे भेजने को। और अब तो कोर्ट केस करने की धमकी दे रहे हैं। क्या कोर्ट केस? इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। फिर अपने बेटे सौरभ की ओर देखते हुए सुनीता जी ने कहा, बेटा अब तुम्हें ही उसे मनाकर लाना होगा। माँ, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गरिमा को उसके मायके में ही रहने दो, जो मेरे माता पिता को नहीं अपना सकती, मुझे ऐसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक रही केस करने की बात, तो उन्हें जो करना है वह करने दो। देख बेटा, इसी तरह अहंकार में घर उजड़ जाते हैं, इसलिए तुझे समझा रहे हैं कि बात को बड़ा करने के बजाय उसे सुलझाने में ही समझदारी है। अरे माँ, बात तो बढ़ चुकी है, अब जो होगा देखा जाएगा। पीछे खड़ी बड़ी बहू रागनी यह सारी बातें सुन रही थी।
अभी एक दिन ही बीता होगा। दोपहर को जब गौरव दुकान से घर खाना खाने के लिए आया तो अपनी माँ को कपड़े धोते देख हैरान रह गया। वह समझ गया था कि माजरा क्या है। तेज कदमों से चलकर वह अपने कमरे में गया और ऊंची आवाज में बोला, रागनी, यह सब क्या चल रहा है? तो इस पर रागनी बोलती है, क्यों, ऐसा क्या मैंने कर दिया? तो गौरव बोला, अब माँ बाबूजी के 2 जोड़ी कपड़े धोने का छोटा सा काम भी तुम्हें भारी लगने लगा है। अच्छा, तो मैं कब तक अकेले घर का सारा काम करती रहूंगी? यह आपको छोटा सा काम लगता होगा, मुझे नहीं मालूम भी है दिन भर घर में कितना काम होता है। वह महारानी तो ठाठ से मैके जाकर बैठ गई हैं। मैं अकेली क्यों घर के काम में पिसती रहूं? देखो रागनी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। गौरव ने गुस्से से कहा तो रागनी चिल्लाते हुए बोली, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या गलत। आज से मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगी, ना तो किसी और के लिए खाना बनाऊंगी, ना ही बाकी का कोई काम करूंगी। ऐसा कहकर वह पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। इधर गरिमा के मायके में उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटा, सौरभ का कोई फोन आया? नहीं पिताजी, वह क्यों फोन करेंगे मुझे? मुसीबत की असली जड़ तो वही है। गरिमा बोली। उसके पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। अभी अभी वकील से मिलकर आ रहा हूँ। तुम्हारे ससुराल वालों पर दहेज का केस डाल दिया है मैंने। लेकिन पिताजी, दहेज की तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे बेटी, यह तो हमें पता है कि हमने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वकील का कहना है कि अपना केस मजबूत बनाने के लिए यह सब हथकंडे तो अपनाने ही पड़ेंगे। दहेज का मुद्दा जरूरी था। अब तुम देखना कैसे मैं उन्हें दिन में तारे दिखाता हूँ। तेरे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगेंगे वे लोग। यह सुनकर गरिमा की माँ बोलती है, बिल्कुल ठीक किया आपने। उन्हें भी तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का क्या अंजाम होता है। जेल में चक्की पीसने पड़ेगी, ना तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा बेटी, तुम आराम करो, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना कहकर गरिमा के पिता कमरे से बाहर आ गए। इधर गरिमा के ससुराल में उसकी जेठानी रागनी भी अपना खाना अलग बनाने लगी थी, लेकिन गौरव को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज रविवार था। गौरव गुमसुम सा बिस्तर पर लेटा हुआ था। विचारों का तूफान उसके दिमाग में उत्पाद मचा रहा था। फिर रागनी उसके पास आई और बोली, सुनो जी, सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। रात को भी आप बिना खाए पिए ही सो गए थे। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, उठकर खा लीजिएगा। तभी गौरव बोला, खाना तो मैं तभी खाऊंगा जब मेरे साथ तुम माँ और बाबूजी का खाना भी लगाओगी। वह मंदिर से वापस लौटते ही होंगे, तुम उनका नाश्ता भी बना दो। इस पर रागनी गुस्से से बोली, अच्छा, तो अभी तक इस बात को पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन मेरी भी जिद है कि अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं बनाओगी तो ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, गौरव ने कहा। तो रागनी बोली, ठीक है, फिर आप भूखे ही बैठे रहिए। तो तुमसे खाना मांगा भी किसने था? चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। गौरव ऊंची आवाज में बोला तो रागनी भी आग बबूला हो गई और बोली, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं भी गरिमा की तरह मैं भी अपने मैके चली जाऊंगी। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? अच्छा, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है तो मैं जा रही हूँ। अरे बेशक, अभी चली जाओ, दरवाजा खुला है। अपने पति की यह बात सुनकर रागिनी अपना बैग पैक करने लगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मैं एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद अपने माँ पिताजी के साथ ही रहना। इतना कहकर वह घर से बाहर चली गई। इधर जब रागिनी बैग उठाकर अपने मैके पहुंची तो उसे अचानक अपने घर देखकर रागिनी के पिता थोड़े हैरान हो गए। अरे बिटिया, तुम अचानक यहाँ? ना कोई फोन ना खबर। फोन करने का समय भी कहाँ था पिताजी? क्यों बेटी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं। एक तरफ तो मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है,
और दूसरी तरफ आपका दामाद जो ढंग से बात भी नहीं करता मुझसे, अब यहाँ नहीं आती तो क्या करती। यह बात सुनकर उसके पिता ने कहा, क्या इसका मतलब तू अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ आई है, राजी खुशी से नहीं आई। पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता तो था ही नहीं। मेरी देवरानी तो ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने मायके जाकर बैठ गई है और काम का सारा बोझ उन लोगों ने मुझ पर डाल दिया। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं उस घर में सास ससुर की नौकरानी बनकर तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। यह बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। यह सुनकर रागिनी की माँ ने उसे झाड़ते हुए कहा, क्या सास ससुर के काम से बचने के लिए तू यहाँ आकर बैठ गई? हमने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। लेकिन माँ, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे हैं, मेरी देवरानी के नहीं, तो मैं अकेले उनका बोझ क्यों उठाऊं? नहीं बेटी, यह सोच गलत है। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते। सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। इसके आगे वे बोलती हैं, एक बात बताओ बेटी, तेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, कभी आज तक तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? और वह तो तुझसे ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं करते। और दामाद जी भी तेरा पूरा ख्याल रखते थे, हम लोगों का सम्मान करते हैं। तुझे याद है जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था तो मेरे एक फ़ोन करने पर ही वह तुरंत हमारी मदद करने के लिए पहुंच गए थे। हर मुश्किल घड़ी में वह हमारे साथ खड़े रहे हैं। कभी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। अब तू ही बता, अगर बदले में वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू उनके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखे, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन तू तो उनसे झगड़ा करके यहाँ चली आई। रिश्ता दोनों तरफ से बनता है बेटी। अगर तुम अपने पति से उम्मीद रखती हो तो उसकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना सीखो। अपनी माता पिता की बात सुनकर रागिनी की नजरें शर्म से झुक गईं और बोली, मैं जानती हूँ माँ की मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो सिर्फ उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने ही मुझे निकल जाने को कह दिया तो मैंने उस बात को अपने आत्मसम्मान पर ले लिया। लेकिन माँ, अब किस मुंह से वापस जाऊं? कहते कहते रागिनी रोने लगी। उधर दोनों बहुओं का हाल देखकर राजेश जी बहुत सोच विचार में बैठे हुए थे। तभी सुनीता जी उनके पास आकर बैठ गईं और उन्हें परेशान देखकर बोली, क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? सुनीता, सोच रहा हूँ कभी अच्छा भला हंसता खेलता परिवार हुआ करता था हमारा, ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे आशियाने को। छोटी बहू का स्वभाव तो शुरू से ही थोड़ा रूखा था, लेकिन अपनी बड़ी बहू से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। तभी सुनीता जी बोली, सोचा था दोनों बेटों की शादियां हो जाएंगी तो बहुएं घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगी और बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में हमें यह दिन भी देखने पड़ेंगे। अभी यह बातें चल ही रही थीं कि दरवाजे पर बेल बजी। राजेश जी ने दरवाजा खोला तो सामने रागिनी अपने पिता के साथ खड़ी थी। वे उन लोगों को अंदर लेकर आए तो रागिनी ने अपने सास ससुर के पैर छुए। तभी रागिनी के पिता बोले, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जैसे ही हमें पता चला कि वह ससुराल में झगड़ा करके अपने मैके आई है, मैं उल्टे पांव से वापस ले आया। अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों माफी मांगते हैं? बच्चे हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। हमारी बेटी भी घर वापस आ गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है। थोड़ी देर हालचाल बांटकर रागिनी के पिताजी उसे ससुराल छोड़कर चले जाते हैं। बड़े बहू के आने के बाद राजेश जी और सुनीता जी ने भी राहत की सांस ली। शाम को जब गौरव घर वापस लौटा तो पत्नी से बात किए बिना उसे नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला गया। सुनिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस बात का एहसास भी हो गया है। मेरे माता पिता ने मुझे सब समझा दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से माँ बाबूजी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करूंगी। तो गौरव बोला, रागिनी, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था
कि छोटी सी मुसीबत आने पर तुम अपना बैग उठाकर मैके चली गईं। तो रागिनी रोते हुए बोली, सच कहूँ तो मैं घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, और अगर आपने मुझे एक बार भी रोका होता तो मैं उसी समय रुक जाती। आपके बिना जीने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। रागिनी ने कहा तो गौरव ने उसे गले से लगा लिया। अभी 2 दिन भी ठीक से नहीं बीते थे कि उनके घर के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। पुलिस वालों को अपने घर खड़ा देखकर राजेश जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी एक पुलिस वाला बोला, आप लोगों के नाम पर कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। क्या पुलिस कंप्लेंट और हमारे नाम पर हमने ऐसा क्या कर दिया? एक तो आप अपनी बहू से दहेज मांगते हैं, ऊपर से उसके साथ मारपीट करते हैं। तंग होकर उसके पिता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। ऐसे कैसे दहेज मांगने का आरोप लगा दिया हम पर? हमने तो कभी दहेज का नाम भी नहीं लिया, लेकिन आपकी बहू ने तो अपने पति और सास ससुर पर उससे मारपीट कर अपने घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह तो बिल्कुल झूठ है। उस पर हाथ उठाना तो दूर, हमने तो उसे उंगली तक भी नहीं लगाई। पति पत्नी में आपस में छोटी मोटी बहस हो गई थी, जिससे नाराज होकर वह अपने मैके चली गई। मैं तो उसे मनाने भी गया था, उन लोगों के आगे हाथ भी जोड़े, फिर भी वह नहीं माने। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, बेहतर होगा कि आप उन लोगों के साथ समझौता कर लें। करके इस कोर्ट में चला गया तो पूरा परिवार लपेटे में आ जाएगा। आपके पास 24 घंटे का समय है, या तो आप लोग आपस में मामला सुलझाकर कल थाने में हाजिरी लगा देना, नहीं तो हम आपके घर आकर आपको ले जाएंगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर राजेश जी और सुनीता जी का कलेजा हाथों पर आ गया। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करता हूँ। हाथ जोड़ते हुए राजेश जी बोले और गुमसुम से आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए। शाम के समय जब उनके दोनों बेटे घर वापस लौटे तो राजेश जी ने उन्हें सारी बात बताई। दहेज के आरोप के बारे में सुनकर सौरभ गुस्से में आ गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? तो गौरव बोला, नहीं सौरभ, गुस्से से कोई बात नहीं बनती। फोन करके आराम से उनसे बात करो, समस्या का हल जरूर निकलेगा। तब सौरभ ने अपनी पत्नी गरिमा को फोन लगाया तो उसके पिता ने फोन उठाया। पिताजी, छोटी सी बात पर आपने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। क्यों बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया? क्या वह छोटी सी बात थी? पिताजी गुस्से में, मुझसे वह गलती हो गई, लेकिन आपने तो मेरे माँ बाबूजी पर भी दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया। उनका तो कोई कसूर नहीं था। देखो सौरभ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब तो तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। उसके ससुर जी बोले तो सौरभ गुस्से से बोला, ठीक है फिर जाने दो मामला कोर्ट में। झूठे आरोप के बल पर कोई केस नहीं जीत सकता। इतना कहकर सौरभ ने फोन काट दिया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। तो गौरव बोला, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ। थोड़ी देर में गौरव वकील से मिलने चला गया। कोर्ट की कार्रवाई चलने लगी। घर के सभी लोग हर पल इसी चिंता में रहते थे कि आखिर इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। एक शाम को जब गौरव और राजेश जी कोर्ट की कार्रवाई के बाद घर लौटे तो उन्हें पानी देते हुए रागिनी बोली, क्या कहा वकील ने, कब तक चलेगा यह कोर्ट केस? तो गौरव मुस्कुराते हुए बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, हम केस जीत गए। यह सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए। फिर सुनीता जी बोली, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर सौरभ बोला, अरे माँ, एक नहीं दो दो खुशखबरी हैं, मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई है। यह सुनकर माता पिता की खुशियों का ठिकाना ना रहा। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल बन चुका था। 2-3 दिन बीते तो सुनीता जी अपने पति से बोली, मुझे लगता है कि अब हमें सौरभ के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेना चाहिए। यह सुनकर राजेश जी हैरानी से बोले,
अरे यह तुम कैसी बातें कर रही हो सुनीता? देखिए जी, उन्होंने तो तलाक के कागज भी भेज दिए हैं। जब तलाक ही होना है तो फिर रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार सौरभ से बात कर लो। उधर केस हार जाने के बाद गरिमा के मैके में जैसे मातम सा छाया हुआ था। उस दौरान गरिमा के भाई की शादी भी हो चुकी थी। अब गरिमा अपनी भाभी की आंखों में भी खटकने लगी थी। चिंता में डूबे गरिमा के पिता अपनी पत्नी से बोले, अरे भगवान, इन वकीलों के चक्कर में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया और उधर उन लोगों के तो भाग खुल गए। अब तो सौरभ की भी सरकारी नौकरी लग गई है। यह सुनकर गरिमा की माँ हैरान रह गईं। उन्हें तो जैसे काटो तो खून नहीं। सरकारी नौकरी कहाँ? हम सोचते हैं कि इन्हें जेल की हवा खिलाएंगे और कहाँ सब कुछ हम पर ही उल्टा पड़ गया। तभी गरिमा वहां आकर बैठी तो उसकी माँ बोली, खैर जो होना था सो हो गया। आप गरिमा के लिए कहीं और रिश्ता देखिए। समय रहते कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर देते हैं। तभी गरिमा बोली, यह क्या कह रही हो माँ? क्या जरूरत है कहीं रिश्ता देखने की? अगर वह लोग भी ऐसे ही निकले तो मुझे नहीं करनी दोबारा शादी। तो उसके पिता बोले, बेटी तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पर दस्तखत किए हैं। अब कितने दिन तुम्हें घर बिठाकर रखेंगे? शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो आस पड़ोस और रिश्तेदारी के लोग बातें बनाते रहेंगे, 100 तरह की बातें पूछते हैं। तो गरिमा गुस्से से बोली, अच्छा पिताजी, अब आपको रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा है। और जब मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई थी तब आपने मुझे कहा था, बेटी यह तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया? अरे बेटी, हमने कब कहा यह घर तुम्हारा नहीं है? लेकिन हमें भी समझने की कोशिश करो, उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तो गरिमा बोली, मैं सब समझती हूँ माँ, आपकी बहू के आ जाने के बाद अब मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। तो उसकी माँ बोली, ऐसी बात नहीं है बेटी, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो गरिमा नजरें झुकाकर हिचकिचाते हुए बोली, एक रास्ता है माँ, आप लोग जाकर मेरे ससुराल वालों से बात कर लो और माफी मांग लो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर गरिमा के पिता गुस्से से भड़कते हुए बोले, अच्छा, जब वह यहाँ तुझे लेने के लिए आए थे तब तो तूने जाने से साफ इनकार कर दिया था। तेरे ससुर तो हमारे आगे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन हमने भी तुम्हारी बातों में आकर उन्हें इतनी खरी खोटी सुना दी, घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। और अब जाकर मैं उनसे माफी मांगू तो पिताजी, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप वहां जाकर माफी तो मांग ही सकते हैं ना। तो गरिमा की माँ बोली, बात तो ठीक है, अगर हमारे झुक जाने से हमारी बेटी का घर बस जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वैसे भी इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। सौरभ ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू होने के नाते इसे अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। तो गरिमा बोली, हाँ पिताजी, मैं उनकी खूब अच्छे से सेवा करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। यह सुनकर गरिमा के पिता बोले, हमारी बेटी ने तो बचपना दिखाया ही था, उसकी बातों में आकर हम भी मूर्खता कर बैठे। जब उसके ससुर लेने आए थे तो उसी समय इसे भेज दिया होता तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। अगले ही दिन गरिमा और उसके माता पिता राजेश जी के घर पहुंच गए और गरिमा रोते हुए अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। तो राजेश जी व्यंग करते हुए बोले, लेकिन बेटी तुम्हारी क्या गलती है? गलत तो हम थे जो तुम्हारे साथ आए दिन मारपीट करते थे, तुमसे दहेज मांगते थे और तो और तुम्हें धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्यों भाई साहब, यही तो बताया था ना आपने पुलिस को? गरिमा के पिता बोले, नहीं समधी जी, ऐसी बात कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, गलती तो हमसे हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। तो सुनीता जी हाथ जोड़कर बोली, देखिए भाई साहब, पहले ही आप लोगों के कारण हमने बहुत परेशानी उठाई है, ना जाने कितनी रातें हमने जागते हुए
बिता दी हैं। कोर्ट केस के कारण हमारी बेइज्जती हुई सो अलग, और क्या कुछ नहीं सुनाया आप लोगों ने हमें। अब जब हमारे बेटे की सरकारी नौकरी की खबर मिली तो चले आए हमसे माफी मांगने। जब यह बात चल रही थी उसी समय सौरभ घर के अंदर आया और अपने सामने गरिमा को देखकर अपना आपा खो बैठा। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? ऊंची आवाज में वह बोला। यह सुनकर गरिमा के पिता हाथ जोड़कर बोले, मैं जानता हूँ बेटा तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर दो। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया नादानी बस किया, लेकिन उसका साथ देकर आप लोगों ने उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ कर रख दिया। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए, उनका साथ देकर उन्हें और बड़ी गलती करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। खैर, अब तो हम लोगों के रिश्ते में ऐसी गांठ पड़ चुकी है जिसे खोलना संभव नहीं है, और वैसे भी हमने सौरभ का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें माफ कीजिए और यहाँ से चले जाइए। इस पर गरिमा उनके पैर पकड़ते हुए बोली, पिताजी माँ जी, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो सौरभ बोला, तलाक के कागज तो तुमने ही भेजे थे ना, तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर गरिमा के पिता हाथ जोड़कर बोले, ठीक है बेटा, तो भुगतना तो हमें ही पड़ेगा, हम चलते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही वह वहां से जाने के लिए पीछे मुड़े तो राजेश जी बोले, रुक जाइए, और फिर सुनीता जी की ओर देखते हुए बोले, सुनीता, सौरभ के रिश्ते के लिए तो अभी हमने सिर्फ हाँ ही बोली है। अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत बदनामी हो जाएगी, लेकिन बहू की गलतियों के लिए उसे माफी ना देकर अगर आज हम इन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ठीक कहते हैं जी आप, लेकिन क्या सौरभ इस बात के लिए राजी होगा? अब सब लोगों की नजरें सौरभ पर टिकी थीं, परंतु सौरभ शांत था। कुछ पल तक वह शांत रहा, उसको शांत देखकर सभी परेशान हो रहे थे। उसने एक नज़र उठाकर गरिमा की ओर देखा और बोला, गरिमा, सच कहूँ तो मैं भी कभी तुमसे अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन जो तुमने मेरे माँ पिताजी के साथ किया था वह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। गलती तो कहीं ना कहीं मुझसे भी हुई थी, जो गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा बैठा। लेकिन गरिमा, अब मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सौरभ के इतना कहते ही घर का माहौल खुशनुमा हो उठा। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों परिवारों ने समय रहते सुधार लिया था। गरिमा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने को तैयार हो गई थी। आज राजेश जी और सुनीता जी को फिर से अपना हंसता खिलता परिवार मिल गया था। उनके दोनों बेटों की गृहस्थी अब हंसी खुशी चलने लगी थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।